कंपटीटर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 7 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या-क्या है वो हम लोग देखते हैं। कुछ हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए आपके लिए ये आपका लगाया हुआ है कि कौन क्या-क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से न्यूज़ में आया है जो मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। भारत की ऊर्जा सुरक्षा क्या है? इसके पीछे एक ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है और ओपेक ओपेक प्लस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरे में क्या है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है, केंद्र और राज्य का क्या अधिकार है, ठीक है? कर्नाटका सरकार और आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब अपना बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया से क्या खतरनाक प्रभाव हो रहा है ना उनके लिए वो बैन कर रहे हैं। वो कितने 13 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए या 16 वर्षों के बच्चों के लिए ये कहीं न कहीं ये बैन करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है, ठीक है? तो वो हम लोग देखें क्या है वो बिल और क्यों है और क्या समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? थर्ड है क्या हमारा असम में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है के तहत पहली बार नागरिकता किनको मिला है? दीपाली दास को। तो ये आप याद रखिएगा कि पहली बार दीपाली दास को मिला है आपका अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसी के तहत हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का भी पढ़ेंगे और असम अकॉर्ड जो है 1985 का, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या है असम अकॉर्ड और सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर फोर्थ क्या हमारा मुद्दा रहेगा कि भारत में जो पीएम 2.5 जो प्रदूषण है ना, पॉल्यूटेंट है, वो सर्दियों में 2025-26 का विश्लेषण किया गया है किसके द्वारा? सेरा के द्वारा, ठीक है? और कई हमारे जो शहर हैं सर्दियों में बहुत ही मतलब लो रैंकिंग पे आए हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा करने में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कौन-कौन शहर हमारा सबसे वर्स्ट कंडीशन में था, ठीक है? उसके बाद हम लोग सेरा के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल पॉल्यूशन आपका बोर्ड के बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे क्या है। फिर उसके बाद 5वां मुद्दा रहेगा खरीफ सीजन से पहले उर्वरक आपूर्ति पर सरकार की तैयारी, ठीक है? क्या है मतलब जो सरकार की तैयारी है, ये जो अभी संघर्ष चल रहा है ना, युद्ध जो चल रहा है वेस्ट एशिया वगैरह से, कहीं न कहीं सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है। तो फर्टिलाइज़र क्या है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और आज का छठा जो मुद्दा रहेगा असम में जो सुखोई 30 MK-1 जो लड़ाकू विमान दुर्घटना हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सुखोई 30 MK-1 क्या है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है? और साथ में एक बहुत बड़ा मज़ेदार मुद्दा है आपके लिए कि बिहार की राजनीतिक में बदलाव अभी जो हुआ है, राजनीति में क्या बदलाव हुआ है कि नीतीश जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो अब कहाँ चले गए हैं, अब राज्यसभा में अपना नामांकन किए हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना सीएम पद छोड़ेंगे। और वही है कि मंडल बनाम कमंडल जो कमीशन था, ये मुद्दा हम लोग जानेंगे क्या है मंडल और बनाम कमंडल कमीशन। उसके बाद इस पे एक आपका मेंस का क्वेश्चंस भी आपको मैं दिया हूँ लास्ट में। और बाकी साथ-साथ में सारे मुद्दे के साथ हम लोग एमसीक्यू करते हैं, आपको पता होगा जो पुराने लर्नर होंगे और नए लर्नर हैं जो प्लीज़ आप लोग केयरफुली कीजिएगा कि जो ये मुद्दा हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब सारे का एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे पहले मुद्दे पे, ठीक है? उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ना, ये आपके लिए बेहतरीन तरीके से सारे मतलब एक रोड मैप तैयार करके हर कुछ लाता है, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं पहले मुद्दे पे, क्या है हमारा पहला मुद्दा? देखिए, पहला मुद्दा जो हमारा है, देखिए क्या है? खबर क्या है कि स्कॉट बेसेंट अमेरिकी ट्रेज़री सेक्रेटरी ने घोषणा की है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूसी तेल आयात करने की अनुमति दी है। यानी अमेरिका जो ट्रेज़री सेक्रेटरी है ना, उसने घोषणा किया है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूसी तेल यानी 30 दिन तक आप रूस से आप तेल खरीद सकते हैं, ये भारत को बोला गया है। यह आदेश यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेज़री ने जारी किया है। ओके? इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक तेल की कीमत में अचानक जो वृद्धि आई है ना और भारत को होने वाली सप्लाई समस्या जो हो रहा है, उसको कम करना है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, क्या है बैकग्राउंड, ठीक है? तो देखिए, क्या है बैकग्राउंड हमारे लिए कि 2022 में जो रसिया-यूक्रेन वार हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से क्या है कि पश्चिमी देशों ने रसिया पर क्या हुआ, आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। या
ठीक है। इकोनॉमिक बैन लगाया था, टैक्स इम्पोज कर दिया था कि अगर कोई रसिया से कोई भी कंट्री अगर रसिया से तेल खरीदेगा या कुछ भी यहाँ से खरीदारी करेगा, व्यापार करेगा, तो उस पे क्या होगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा, मतलब टैक्स इम्पोज कर दिया था। इन प्रतिबंधों के कारण कई देशों को रूसी तेल खरीदने में दिक्कत आने लगी थी और भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, तो ये भी याद रखिएगा, थर्ड हमारा इम्पोर्टर है हमारा देश तेल में, ने सस्ते दाम पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया था क्योंकि रूस उस समय सस्ते दाम पर तेल दे रहा था। ठीक है। अब क्या है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत जो है आपका लगभग डॉलर 88 प्रति बैरल तक पहुंच गई है अभी। ठीक है। केवल एक सप्ताह, एक बैरल में कितना रहता है, एक बैरल में तो हमारा 159 लीटर। ठीक है। 159 लीटर रहता है, तो ये आप याद रखिएगा 1 बैरल में। तो इसका केवल एक सप्ताह में लगभग 20% की वृद्धि हुई है, मतलब पैसे में सोच लीजिए। इसका मुख्य कारण क्या है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अवरोध यानी ब्लॉक किया हुआ है। क्षेत्र में संघर्ष के कारण तेल टैंकरों का उस मार्ग से बचना, इस स्थिति से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। ओके। भारत की मौजूदा स्थिति क्या है, तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भारतीय सरकार के अनुसार देश के के पास पर्याप्त भंडार हैं, मतलब 25 दिन तक कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, 25 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, 25 दिन का डीजल बचा हुआ है। इससे अल्पकालिक संकट से निपटने में मदद मिल सकती है। ओके। अब यहाँ पे हमारे लिए है कि ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है, क्या होता है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल। देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है विश्व तेल में ये तेल की कीमत तय करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है, यानी इंटरनेशनल बेंचमार्क है एक। क्या ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्या है ब्रेंट क्रूड ऑयल, यह नॉर्थ सी क्षेत्र से निकाले जाने वाला कच्चा तेल है। ठीक है। नॉर्थ सी से निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। इसका नाम ब्रिटेन के ब्रेंट ऑयल फील्ड से आया है, यानी इसका नाम कहाँ से आया है, तो ब्रिटेन के ब्रेंट ऑयल फील्ड से इसका नाम आया है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग कितना है, 60 से 70% इसी बेंचमार्क से कीमत तय किया जाता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक बेंचमार्क होता है, तो दो बेंचमार्क हैं, एक ओपेक द्वारा भी बेंचमार्क अपना आपका तय किया जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो उसका भी आगे हम लोग लाए हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल नाम कैसे पड़ा, तो ब्रिटेन के ब्रेंट ऑयल फील्ड के से आया है। ठीक है। और ये नॉर्थ सी क्षेत्र से निकाले जाने वाला कच्चा तेल है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ओके। और वैश्विक व्यापार का लगभग कितना, 60 से 70% इसी पर बेंचमार्क के कीमत से तय होता है। कहाँ उत्पादन होता है तो ये तेल जो होता है ना, मुख्य रूप से नॉर्थ सी में निम्न देशों की समुद्री क्षेत्र से निकाला जाता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और नॉर्वे, ठीक है, शामिल है। अब वैश्विक तेल के प्रमुख जो बेंचमार्क हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेंचमार्क और क्षेत्र, यूरोप का है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल यूरोप का है। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है WTI, ये है अमेरिका का। और इसका क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, यूपीएससी में इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, तो वेस्ट टेक्सास आपका टेक्सास इंटरमीडिएट किसका है मापन, तो ये अमेरिका का है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। और दुबई क्रूड जो है एशिया का है। ठीक है, तो ये बेंचमार्क है। भारत के लिए क्या महत्व रखता है, तो भारत जो है ना, इंडिया अपनी तेल ज़रूरतों का 85% से अधिक आयात करता है, ये हम लोग जानते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अक्सर ब्रेंट क्रूड से प्रभावित होते रहती है, हमेशा ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही रहती है। और आगे देखते हैं, हमारा ओपेक है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में हम लोग जान गए। अब ओपेक के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है, इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक होता है। ये क्या होता है, एक ओपेक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है ना, उनके उत्पादन और कीमतों को समन्वित करता है। ठीक है, क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये माना जाता है, जो उद्देश्य क्या इसका है, जो क्रूड ऑयल है उसका क्या है, जो प्रोडक्शन हुआ और उनका जो कीमत हुआ, उसको समन्वित करना है। स्थापना कब हुआ था ओपेक का, तो 1960 में। ये आप स्थापना वर्ष भी इसको याद रखिएगा। और इसका स्थापना स्थान कहाँ हुआ था, तो बगदाद के इराक में हुआ था। ठीक है, संस्थापक कौन कौन सदस्य हैं, तो देखिए संस्थापक देश जो हैं इसका ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला है। ठीक है,
तो ये सब संस्थापक सदस्य हैं, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। आपके बहुत सारे एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। संस्थापक सदस्य तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, और अभी ईरान द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, युद्ध चला जा रहा है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, ओपेक का? तो ये याद रखिएगा, मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में 1960 में आपका स्थापना हुआ था ओपेक का। तो ये आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ओपेक का, कि ये सदस्य देशों की जो तेल नीतियां है ना, तो इनको क्या है, समन्वय करना है। दूसरा क्या है आपका, तेल की कीमतों को स्थिर रखना है। ठीक है। थर्ड क्या है, तेल उत्पादकों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित कराना है। ठीक है। ओपेक के प्रमुख सदस्य देश कौन कौन है? तो देखिए कुछ प्रमुख सदस्य और भी हैं, तो देख लीजिए। आपका क्या है, देखिए सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है। तो इसमें जो संस्थापक सदस्य हैं वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। यानी यूएई और आपका एक कौन सा देश है, नाइजीरिया जो है आपका, ये आपका संस्थापक सदस्य इसका नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, ओपेक प्लस क्या है? ठीक है, ओपेक प्लस क्या है? तो देखिए इसमें जो है ना, ओपेक प्लस में ओपेक जो है साथ में कुछ अन्य तेल उत्पादक देश भी शामिल हैं। जैसे आपका रसिया और कजाकिस्तान अगर मिल जाता है तो ओपेक प्लस हो जाता है। ओके, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, आपका नाइजीरिया हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये सब मिल जाता है तो ओपेक प्लस बन जाता है। ये समूह वैश्विक तेल उत्पादनों को नियंत्रित करने के लिए मिलकर निर्णय लेते हैं। ठीक है। भारत के लिए महत्व क्या है? तो भारत देखिए, इंडिया जो है आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। तो ये आप याद रखिएगा। ओपेक ओपेक के उत्पादन फैसले भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग ओपेक देख लिए, ओपेक प्लस देख लिए, आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल देख लिए, और आपका क्या देख लिए कि कैसे ये प्रभावित कर रहा है। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ठीक है। देखिए 30 दिन के ही अनुमति क्यों दिया गया है? इसके पीछे रीजन होगा ना, क्यों मिला है 30 दिन का अनुमति आपका अमेरिका द्वारा, कि आप रसिया से आप खरीद सकते हैं। देखिए अमेरिका के अनुसार यह अनुमति इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए, भारत में तेल आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए, ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए। अमेरिका का कहना है, क्या कहना है, कि यह केवल समुद्र में फंसे जो स्ट्रैंडेड है रूसी तेल के लेन देन के लिए है, इसलिए इससे रूस का बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। ये अमेरिका का कहना है। भारत की स्थिति क्या है इस मैटर पे? तो देखिए क्या है कि भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85% तो आयात ही करता है। रूस से मिलने वाला तेल जो है पहले छूट पर मिलता था, जो पहले डिस्काउंट पर मिलता था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कह रहा है कि रूस शायद पहले जैसा छूट ना दे, क्योंकि चाइना भी रूसी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपका चाइना का झुकाव हो सकता है, रूस का झुकाव हो सकता है चाइना की तरफ। भारत सरकार अब अभी इस आदेश के कानूनी पहलुओं को अभी अध्ययन कर रहा है, जो 30 दिन का छूट दिया है उसपे, कि क्या होगा, फ़ायदा या घाटा, वो अपना देखेंगे सरकार। ठीक है, उनपे उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया आएँगे। देखिए, भारत के तेल आयात में बदलाव हो गया था। देखिए, हाल ही में क्या है, हाल के महीने में भारत ने क्या किया कि रसिया से तेल आयात कम कर दिया। जैसे ही अमेरिका इसके पास आया, भारत के पास, तो रसिया से जो है तेल लेने का जो है व्यापार इसका कम कर दिया। यूनाइटेड जो यूएसए से आयात बढ़ा दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कैसे है, कि जनवरी 2026 में ना भारत क्या किया कि रूस से लगभग आपका 1.98 अरब का अरब डॉलर का तेल आयात किया था। सोच लीजिए, लगभग आपका 2 अरब डॉलर का तेल आयात किससे किया था? भारत ने रूस से किया था आपका 2026 में। लेकिन यह जो है ना 44 महीने में सबसे कम था। ठीक है, इससे ज़्यादा करता था। रूस की जो हिस्सेदारी थी आपका, लगभग आपका 33% था मई 2025 में, लेकिन 2 महीना पहले फिर कितना हो गया था? 27.5%। और फिर जनवरी में देखिए क्या हो गया कि जैसे ही आपका यूएसए साथ में आया, तो जनवरी में रसिया से तेल लेना कम हो गया, 19.3% हो गया। तो कहीं न कहीं ये लगभग आपका 13-14% आपका कहीं न कहीं आपका गिरावट आया है। तो इससे हो सकता है कि रसिया तेल महँगा भी हमें दे, क्योंकि आप तेल खरीदना, परचेज़ करना कम कर दिए थे।
तो ये हो भी सकता है, नहीं तो देखिए उसका भी डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेटिक सोच क्या होता है, ये देखने वाली बात है, तो आगे न्यूज़ आता ही रहेगा। ठीक है? भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है, तो ये देख लीजिए। यदि तेल की कीमत अगर 90 प्रति बैरल जो $90 प्रति बैरल से ऊपर जाती है, यानी 159 लीटर का आपका दाम $90 यानी आपका इंडिया का हो गया 900, ठीक है? 900 अगर पड़ता है, सॉरी 90 नहीं आपका 9,000, ठीक है? 9,000 पड़ता है, तो ये देखिए कहीं न कहीं हम लोग का बहुत ज़्यादा ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो होगा हमारा, जो आपका चालू खाता जो राजकोषीय जो घाटा होगा, वो कहीं न कहीं ये हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट हो जाएगा और जीडीपी का लगभग 1.4% तक क्या है, बढ़ सकता है ये करंट अकाउंट डेफ़िसिट। इससे रुपये पर दबाव बढ़ेगा, रुपये लगभग आपका ₹95 प्रति डॉलर तक गिर सकता है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए महँगाई का भी कारण बन रहा है, महँगाई में वृद्धि का कारण ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, परिवहन लागत भी बढ़ जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आर्थिक बोझ हम लोग पे बढ़ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व के बारे में बोला गया है, ठीक है? तो ये देख लीजिए थोड़ा-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के महत्व में। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। देखिए क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है ना, उसके बीच स्थित है। यानी किसके बीच है? फारस और ओमान के बीच स्थित है। एक संकरा है, संकरा का मतलब है ये संकीर्ण रास्ता है, लेकिन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग माना जाता है, जो लगभग 20 से 25% वैश्विक तेल आपूर्ति वहन किया जाता है यहीं से। ईरान के उत्तर और ओमान और यूएई के दक्षिण में, यानी ईरान ऊपर हो गया और यूएई और आपका ओमान नीचे हो गया और बीच में ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है स्थित है। यह जलमार्ग ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक संघर्षों के कारण भारत और दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण है ऊर्जा के रूप से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, तो देखिए उत्तर में ईरान है, ठीक है, तो ऊपर ईरान है, नीचे आपका दक्षिण में आपका मुसुंदम प्रायद्वीप, यानी मुसुंदम प्रायद्वीप में कौन आता है? ओमान और यूएई का क्षेत्र आता है, के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को, देखिए ये याद रखिएगा, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। यानी फारस की खाड़ी को कहाँ किससे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ती है। और यही अरब सागर से हमारा क्या है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मतलब क्या है कि हमारे देश में तेल आता है, ठीक है। रणनीतिक महत्व क्या है, तो ये वैश्विक कच्चे तेल के व्यापार के लिए प्रमुख चोक पॉइंट है, ठीक है, चोक पॉइंट है। यह प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल से अधिक, सोच लीजिए 20 मिलियन बैरल से अधिक तेल, यानी विश्व का 1/5वां हिस्सा यहाँ से गुजरता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊर्जा आपूर्ति के लिए कैसे महत्व रखता है, तो इसके माध्यम से सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, यूएई से यानी संयुक्त अरब अमीरात से और कतर से तेल और एलएनजी, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस जो आता है, इसकी निर्यात होती है, ठीक है। और भारत के लिए क्या महत्व है, तो भारत अपने कच्चे तेल आयात का लगभग आपका 40% यहाँ से, और एलएनजी का आयात 54% इसी मार्ग से करता है। तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुरक्षा चिंताएँ क्या बढ़ रही है, तो यह क्षेत्र हमेशा से अमेरिका, ईरान और अरब देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र ये बना ही रहा है और ईरान द्वारा इसे बंद करने की धमकियों से वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, ठीक है? क्योंकि ईरान वहीं पे है भाई, ऊपर में ही है, इसके जो है ना यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे है तो इसको तो क्षेत्र आराम से बंद कर सकता है ना, इधर से आने ही नहीं देगा, ठीक है? अब क्या है वैकल्पिक मार्ग क्या है हमारे लिए, तो हॉर्मुज की निर्भरता कम करने के लिए सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने पाइपलाइन, ठीक है, जैसे गोहरे गोहरे जासक पाइपलाइन है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, गोहरे जासक पाइपलाइन का निर्माण किया है, जो डब्लू मध्य जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है। तो ये अभी बनाया ही जा रहा है, अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की क्या चिंताएं हैं इस पे, तो देख लीजिए। मूडीज के अनुसार क्या है कि महंगे ऊर्जा आयात से क्या होगा कि रुपया कमजोर हो जाएगा, इससे महंगाई बढ़ेगी भारत में। चालू खाता घाटा भी बढ़ जाएगा और सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। तो कहीं न कहीं मेनली रूप से देखिए, कहीं न कहीं ये आपको आंतरिक और बाह्य रूप से भी आर्थिक ही बोझ ये बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी बात आप समझिएगा। देश कोई लड़ रहा है, फ़ायदा किसी और को होगा, लेकिन घाटा औरों पे पड़ता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। रूस के तेल का महत्व क्या हो सकता है? देखिए, विश्लेषकों के अनुसार क्या बोल रहा है कि संकट की स्थिति में भारत रूसी तेल आयात फिर से बढ़ा सकता है, क्योंकि रूस अक्सर हमें छूट देता है, ठीक है? अक्सर छूट पर ही तेल दिया है, इससे भारत का आयात बिल भी कम हो सकता है, ठीक है? अब हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू है, ठीक है? तो हम लोग मुद्दे तो पढ़ चुके हैं, अब हमारे लिए एमसीक्यू है, क्या बोल रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन कि यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भारत के 50% से अधिक तेल आयात इसी मार्ग से होकर गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? ब्रेंट क्रूड ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है? तो यह विश्व में कच्चे तेल की कीमत तय करने का प्रमुख वैश्विक बेंचमार्क है। बिल्कुल, ये वैश्विक बेंचमार्क है क्रूड ऑयल आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल। यह मुख्य मुख्य रूप से उत्तर भारत यानी नॉर्थ सी से क्षेत्र के तेल का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये जो नॉर्थ सी से निकलने वाले जो तेल होते हैं, उन्हीं को ये नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। भारत में अधिकांश तेल आयात की कीमत ब्रेंट क्रूड के आधार पर तय करता है। ये क्या अपना जो ब्रेंट क्रूड के आधार पर ही तय करता है अधिकांश तेल आयात की कीमत। तो ये कहीं न कहीं ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है? कि अब यदि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभाव बढ़ेगा? संभव है। तो ये देखिए, चालू खाता घाटा तो बिल्कुल ये बढ़ेगा, रुपया कमज़ोर होगा ये भी होगा, महँगाई में वृद्धि होगा तो ये भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा तीनों सही है। चलते हैं अगले मुद्दे पे। तो देखिए, खबर क्या है अगला जो हमारा सोशल मीडिया बैन पे है। तो हाल ही में 2 राज्यों ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कौन-कौन राज्य है भाई? कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक ने कहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का एक प्रस्ताव जारी किया। दूसरा कौन-सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, जो 13 वर्ष से कम उम्र बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है? मतलब ये प्रस्ताव पारित किया है। जो सिद्धारमैया हैं, जो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यह कदम बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए किया जा रहा है। और एन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 90 दिनों के भीतर राज्य 90 दिनों के भीतर ये नियम बनाएगा। तो कहीं न कहीं ये दोनों जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, सोशल मीडिया को लेकर ये कहीं न कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट अब कानून लाने वाले हैं, जो 13 से 14 वर्षों या 16 वर्षों तक के बच्चों के लिए, ये किशोरों के लिए होगा, ठीक है? देखिए, क्या है 13 से 14 साल के किशोर पर सोशल मीडिया के मुख्य प्रभाव क्या-क्या पड़ेंगे, तो वो हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहले ये प्रभाव, उसके बाद ही समझेंगे ना कि कारण क्या है इसको बंद करने का, तो ये कारण ही मेनली है। देखिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास इससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है और कहीं न कहीं आत्मविश्वास इससे कम होता है। यानी लगातार दूसरों से तुलना करने में आत्मसम्मान जो होता है, सेल्फ एस्टीम में कमी आती है। अगर आप किसी चीज़ को बार-बार आप तुलना करना है, एक ही चीज़ से आप कर रहे हैं, लगातार दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो अंदर जो सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं आप अपना खो रहे हैं, ठीक है? तो इससे कम हो जाता है। और जो ये होता है आपका देखिए, कुछ छूट जाने का डर होता है, ठीक है? यानी ये क्या होता है आपका
आपका ऐसा होता है कि आपका कुछ मतलब जो ऐसा होता है ना कि कुछ छूट जाने का डर होता है कि कहीं न कहीं अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ छूट ना जाए। जैसे होता है ना कि मान लिया जाए कि आप किसी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं, तो उन पे भरोसा करके आप जैसे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? द हिंदू आपको मैं करवा रहा हूँ या और क्लासेस ले रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई और सर अच्छा पढ़ा रहे होंगे। जिनका नाम होगा, जिनका ज़्यादा ब्रांड होगा अभी, तो उन पे आप विश्वास करके वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ से लगता होगा कि कोई और टीचर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ना है कि कुछ छूट जाने का डर भी बना रहता है। ऐसा मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ते जा रहा है बच्चों का, ठीक है? ओके? और दूसरा क्या है कि साइबर बुलिंग, ठीक है? साइबर बुलिंग क्या होता है आपका ऑनलाइन बदमाशी और ट्रोलिंग से चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है? ऑनलाइन जो बदमाशी होता है यानी ट्रोलिंग किया जाता है, उससे चिंता भी बढ़ता है, एंग्ज़ायटी आता है और आपका डिप्रेशन का भी खतरा बढ़ सकता है, ठीक है? थर्ड क्या होगा नींद में कमी आती है। नींद में कमी क्यों? रात में देर तक क्या होता है ना सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नींद का पैटर्न जो होता है, जो नींद लेने का पैटर्न है वो खराब होते जाता है। जो कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करता है, ठीक है? और अवास्तविक जो शरीर की छवि है, वो कहीं न कहीं उस पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर दिखावा करना। लोग देखते होंगे कि दिखावे करने किशोर शारीरिक बनावट को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे हैं कि जो अपने शरीर को दिखावा कर रहे हैं या पहनावा को दिखावा कर रहे हैं। तो जो किशोर शारीरिक जो होते हैं उन बनावटों के लेकर लोग सोचते हैं कि मेरी बनावट ऐसी नहीं है। तो अभी भाई आपकी ऐज भी नहीं हुई है या आप उस जेनेटिक भी काम करता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों से आपके शरीर की छवि को भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है, ठीक है? अब इसमें सकारात्मक पहलू भी है कि ये रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और समान रुचि वाले लोगों से जुड़कर सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट भी प्रदान आपको करता है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि इसमें क्या हो सकता है नशे की लत यानी एडिक्टेड आप हो सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपका एडिक्टेड अगर हो सकते हैं ये आपका सोशल मीडिया का। अत्यधिक उपयोग से क्या होता है ना लत लग सकता है यानी एडिक्शन हो सकता है, लग सकती है। जिससे क्या होगा कि विकास पर दूरगामी असर पड़ सकता है। तो इस कारण ये आपका मुद्दा मतलब बना और प्रस्ताव ऐसा लाया गया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब जो प्रस्ताव लाया जा रहा है वो कहीं न कहीं संवैधानिक और कानूनी चुनौती भी इनको झेलना पड़ेगा। जैसे आपका भारत में जो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है ना उनका जो नियम मुख्यतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस पर राज्य सरकार नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि ये इंटरनेट वगैरह जो है ना बाद में आया था, ठीक है? तो इसलिए ये सब जो है बाद में आने वाला कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो अधिकार हो जाता है ना, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा आ जाता है। महत्वपूर्ण कानून जैसे आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक्ट जो है 2000 बनाया गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 ये लाया गया। इसलिए यदि कोई राज्य सीधे सोशल मीडिया कंपनियों या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को नियंत्रित करता है, तो यह संवैधानिक विवादों का विषय बन सकता है। तो ये कहीं न कहीं इस पर चर्चा होगी, ठीक है? और ये विवाद बन सकता है। अब देखिए केंद्र सरकार का रुख क्या है कि वैष्णव जो हैं, केंद्रीय जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो कहीं न कहीं क्या कह रहे हैं कि सरकार आयु आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंध पर चर्चा कर रही है, लेकिन अभी इसे लागू करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन चर्चा हो रही है, इन्होंने भी कहा। केंद्र सरकार पहले यह देखना चाहती है कि राज्यों के प्रयोग कैसे काम करते हैं। तो ये केंद्र सरकार ये देखना चाह रहा है ना कि राज्य जो प्रयोग कर रहा है, वो कैसे काम करता है, तो पहले राज्य को बनाने देगा, उसके बाद ये चर्चा किया जाएगा। ओवरऑल हमारे लिए बनेगा, ठीक है? अब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी देखा जाए तो देखिए क्या हुआ कि 2024 में ना ऑस्ट्रेलिया ऐसे कानून वाला पहला देश बना जिसमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया। ये लाया था 2024 में लेकिन लागू हुआ था 2025 में तो ये कन्फ्यूज़ आप नहीं होइएगा 2025 में ये लागू हुआ था। लेकिन अभी भी इसके प्रभाव जो है पर जो पर्याप्त डाटा होना चाहिए ना वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए अन्य देशों में इसे लागू करने के लिए और भी देशों में लागू करने के लिए बहस चल ही रहा है। ठीक है? अब क्या है कि ये हमारा देखिए कि
इंटरनेट फ्रीडम जो फाउंडेशन है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध के कई नुकसान हो सकते हैं। क्या-क्या हो सकते हैं भाई? ये हम लोग देख सकते हैं नुकसान। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के सूचना और भागीदारी के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है, ये भी सही है। असली समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे आपका प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन, डेटा सुरक्षा की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी, तो ये आपको सुधारने की आवश्यकता है, ये तो बात सही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का भी मीडिया जो कंपनी है उनकी भी प्रतिक्रिया हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मेटा ने कहा है जो व्हाट्सएप या फेसबुक जाले वाले जो हैं वो कह रहा है कि यदि कोई कानून लागू होता है तो कंपनी उसकी पालन करेगी ज़रूर, लेकिन केवल सोशल मीडिया को ही लक्षित करना उचित नहीं है क्योंकि बच्चे अन्य ऐप्स का भी प्रयोग मतलब उपयोग करते हैं, ठीक है? विशेषज्ञों की राय देख लेते हैं तो विशेषज्ञ इस मुद्दे पर विभाजित हैं। प्रतिबंध के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं और आपका प्रतिबंध के आपका विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए समर्थन वाले क्या कह रहे हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, इससे सोशल मीडिया की लत से बचाव हो सकता है। लेकिन जो विरोध में हैं उनका क्या कहना है, तो देखिए विरोध वाले जो हैं आपका क्या कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पूर्ण प्रतिबंध यानी ब्लैंकेट बैन आपका व्यवहारिक नहीं है। यह केवल कागजी नियम यानी पेपर टाइगर बन सकता है, ठीक है। बेहतर विकल्प ये होगा कि डिजिटल उपयोग की गाइडलाइंस जारी किया जाए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाया जाए, स्क्रीनिंग टाइमिंग का सीमा तय किया जाए, ओके। तो ये हो सकता है। अब यहाँ इसके लिए एमसीक्यू लगा हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित कानून लागू किया था? तो किसने किया था? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला मुद्दा जो है क्या बोल रहा है, खबर है कि दक्षिण असम के बराक वैली, ठीक है, बराक वैली की एक महिला दीपाली दास, ठीक है, ये नाम याद याद रखिएगा। दीपाली दास को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जो पहली बार हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। वह डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद नागरिकता पाने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। तो ये बात याद रखिएगा कि पहली डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद उन्हें प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन के प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। उन्हें प्राकृतिक करण का प्रमाण पत्र दिया गया है और यह प्रमाण पत्र विश्वजीत पेगू यानी डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन ने जारी किया। यह मामला जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा दीपाली की पृष्ठभूमि से पहले हम लोग जानते हैं कि नागरिकता हमारा संशोधन अधिनियम क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग 2019 वाला जानते हैं। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का भारत के लिए नागरिकता कानून में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है। यह संशोधन मूल रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव किया गया, जो मेनली हमारा हमारा जो था आपका सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका 1955 जो है उसमें बदलाव किया गया है। ये आप लोग को अगर ज़्यादा पढ़ना है सिटीजनशिप एक्ट तो हमारा सिटीजनशिप पॉलिटी आपका एमसीक्यू करवाया गया है, तो प्लेलिस्ट में है, आपका जाके देखिएगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट एमसीक्यू का प्लेलिस्ट में वहाँ पे दिया गया है। और एक छोटा सा मैं और इन्फॉर्मेशन देना आपको भूल गया था, प्लीज़ आप लोग केयरफुली याद रखिएगा। 4 फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, ठीक है, हमारे वेब्स अकेडमी ऐप पे। तो ये कौन सा है? पहला जो देखिए आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी जो 2027 और 28 वाले के लिए बच्चों के लिए आ रहे हैं जो तैयारी करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको 14वीं जेपीएससी, ठीक है, 14वीं जेपीएससी, ठीक है, जो जेपीएससी वाले बच्चों के लिए, ओके, 14वीं जेपीएससी वाले के लिए प्री प्लस मेंस का आ रहा है, ठीक है। थर्ड जो हमारा आएगा कौन आएगा, तो देखिए थर्ड जो आपका आएगा 72वीं बीपीएससी, 72वीं बीपीएससी का ये आपका कोर्स आएगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा, ठीक है। और फोर्थ जो आपका आएगा ना, आपकी मांग रहेगी, क्या आपकी डिमांड है, ठीक है। तो क्या आपकी डिमांड है ये आपका रहेगा। जैसे डिमांड में आपको आप यूजीसी नेट का आप कोर्स मांग सकते हैं या जेट का कोर्स आप मांग सकते हैं, ठीक है, या आप बीपीएससी टीचर का मांग सकते हैं या यूपी पीसीएस आई आरओ का मांग सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप जिनका सबसे ज़्यादा मांग रहेगा वो आपके लिए लाया जाएगा। और इन 4 कोर्सों में
आपको अगर बेनिफिट उठाना है 4 कोर्सों में, तो कैसे आप उठा सकते हैं? उसके लिए एक तरीका है कि हमारे जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है, जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब्सक्राइब जो आपका कीजिएगा, जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, जो हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनको इन 4 कोर्सों में वैप्स अकेडमी की तरफ से क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर ज़्यादा जो भी आपके भाई बहन बंधु जो भी हैं, मित्र हैं, गली मोहल्ले जो भी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको ज़रूर बताइए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेब्स अकेडमी यूट्यूब चैनल, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ करके ये 4 कोर्सों में तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, ताकि आपको जब ये फाउंडेशन कोर्स आए, तो इन कोर्सों में आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से जो गिफ्ट दिया जाएगा, वो आपको आसानी तरीके से आपकी पहचान करके दिया जा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बताना मैं चाह रहा था। एक छोटा-सा और लाइक भी करके जाइएगा यार, जो भी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, क्या है कि यह कानून उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को, देखिए थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ अब, देखिए, क्या है कि यह कानून जो है आपको, ये जो कानून है ना, ये कानून जो है उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो 3 पड़ोसी देशों, याद रखिएगा, 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आया हो। तो ये याद रखिएगा, धार्मिक कारण के, जैसे आपका इन देशों से आने वाले, कौन से देशों से आने वाले, तो अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। अगर इन तीनों देश से अगर धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो किसी का, धार्मिक उत्पीड़न मतलब धर्म के लिए आपको उत्पीड़ित किया गया है, तो उत्पीड़न के कारण आपका ये आपको दिया जाएगा, आपका नागरिकता दिया जाएगा भारत का। इन समुदायों के लोग पात्र होंगे। और समुदाय भी देख लीजिए, कौन सा समुदाय है, तो आपको हिंदू होगा, सिख होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, पारसी होगा। ठीक है, ये जो हैं आपका, और ईसाई होगा। तो देखिए इन समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। शर्त क्या है, देखिए शर्त भी देख लीजिए क्या है, उन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए। यानी जो 2014 यानी आपका 2031 दिसंबर हो गया ना, ये अगर 31 दिसंबर से अगर बाद वाले में अगर होता है 2015 यानी हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2015 से जो भी आया है भारत में, उन्हें ये नहीं दिया जाएगा एमेंडमेंट। ठीक है, तो शर्त ये है कि 31 दिसंबर 2014 से जो पहले भारत में प्रवेश कर लिया है उनके लिए, और वो भी कौन से समुदाय से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक है, और कहाँ से, अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, ये 3 देश। ऐसा नहीं है कि म्यांमार से हो गया, या आपका नेपाल से हो गया, भूटान से हो गया, या और कंट्री से, अदर कंट्री से, ऐसा ही ये नहीं है, 3 देशों से ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जान लिए। प्रमुख प्रावधान क्या है, तो देखिए प्रावधान ये देख लीजिए क्या है, कि इन समुदायों के लोग जो आपका देखे हैं, ये हिंदू मुस्लिम को छोड़कर सभी लोग, इन समुदायों के लोगों को अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवासी की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। मतलब अगर आप जब तक आपका 5 वर्ष नहीं होगा, तब तक आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इन लोगों को प्राकृतिककरण यानी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता। जैसे आपका 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी 6ठी से अनुसूची में आते हैं संविधान के, उनके अंतर्गत जो आने वाले जनजातीय क्षेत्र हैं, जो इनर लाइन परमिट प्रणाली वाले राज्य हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर में आया है तो उनको मिल जाएगा, 2014 से पहले आएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 6 शेड्यूल में आपके आते हैं। ठीक है, AMMT, ठीक है, MMT, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 6 शेड्यूल में। अब यहाँ पे है कि आपका जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और असम समझौता, असम अकॉर्ड जिसको बोला जाता है, असम अकॉर्ड 1985 जो है उसके अनुसार 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तिथि
तिथि रखा गया था। लेकिन आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया, जिससे असम में विवाद हो गया। ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो सरकार के अनुसार इसके उद्देश्य ये है कि पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित जो अल्पसंख्यक हैं उनको संरक्षण देना है। ठीक है। तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ आपका अल्पसंख्यक कौन हो सकता है? वो तो मुस्लिम कंट्री है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन जो भी है ना, वो क्या हो जाते हैं आपके वहाँ के लिए अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है। उन्हें भारत में कानूनी नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विवाद और आलोचना क्या है? तो देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर कई विवाद हुए हैं। धर्म आधारित नागरिकता देने का आरोप भी लगा है। आर्टिकल 14 जो है कि आपको कहता है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समानता का अधिकार का बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होने की आशंका भी जताता है। उत्तर पूर्व भारत में जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंताएं भी बढ़ रहती है। ठीक है, तो इसलिए विवाद है। अब हमारे लिए क्या है? देखिए, असम अकॉर्ड भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। असम अकॉर्ड की बात आया है तो देखिए, असम अकॉर्ड क्या है? देखिए, असम समझौता जो 1985 में हुआ था। असम अकॉर्ड जो 1985 भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ था। एक आंदोलन हुआ था उस समय, तो चला था, तो असम अकॉर्ड हुआ था भारत सरकार और असम के आंदोलनकर्ताओं के बीच में। एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसका उद्देश्य था कि असम में जो अवैध प्रवास हो रहा है, सॉरी, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, उसको मुद्दे को हल करना था। ये समझौता 15 अगस्त 1985 को हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1985 को हुआ था। और समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे 1985 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी जी थे। और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियंस ए असू, ठीक है, और ऑल असम गाना गाना संग्राम परिषद था। ठीक है, ये तीनों मिलकर आपस में क्या किए थे? ये समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे का? तो देखिए, पृष्ठभूमि क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं, 1979 में से 1985 तक असम में बड़ा आंदोलन चला, जिसे कहा जाता है असम मूवमेंट। ठीक है, इसकी मुख्य मांग क्या था? बांग्लादेश से आए अवैध जो प्रवासी है, उनकी पहचान और निर्वासन हो। ठीक है, उनको यहाँ से निर्वासित किया जाए। यह आंदोलन मुख्यतः जो है असम की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन को बचाने के लिए था ये आंदोलन। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1979 से 1985 तक चला था। और एक कट ऑफ तिथि रखा गया था। ठीक है, कट ऑफ डेट। ये समझौता का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था ना कि 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तिथि माना गया। इसका अर्थ है कि 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोग, ठीक है, यानी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। और 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए लोग, नागरिकता उनको मिल सकती है। लेकिन क्या होगा कि 10 साल तक मतदान करने का अधिकार उनको नहीं मिलेगी। ये कट ऑफ स्थिति है, तो ये आप याद रखिएगा। और फिर क्या है कि जो 25 मार्च 1971 के बाद आए लोग अवैध प्रवासी माने जाएंगे और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, 3 चीज़ हमें याद रखना चाहिए जो कट ऑफ स्थिति में है। क्या है? कट ऑफ तिथि में है, कट ऑफ डेट जो है। समझौता जो हुआ, तो ये 25 मार्च 1971 कट ऑफ तिथि माना गया कि 25 मार्च से जो मतलब बाद के लोग जो भी आएंगे उनको अवैध माना जाएगा। ठीक है, और जो इनसे पहले जो आए हैं, जो 1 जनवरी 1966 से जो पहले आए हैं, उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, आराम से नागरिक माना ही जाएंगे। लेकिन 1 जनवरी जो 1966 के बाद जो 24 मार्च 1971 तक जो आए हैं, उनको क्या दिया जाएगा? वो आपको नागरिकता तो दी जाएगी, नागरिकता मिल सकती है, लेकिन आपको वोट पावर है, वोटिंग देने का जो अधिकार है, वो कहीं न कहीं 10 साल मतदान अधिकार नहीं मिलेगा, यानी वोटिंग आप 10 साल तक नहीं दे सकते हैं। और बाद में आने वाले 25 मार्च 1971 उनको निर्वासित किया जा सकता है और उनको अवैध माना जाएगा। ठीक है। अन्य प्रमुख प्रावधान क्या है? तो देखिए क्या है कि अवैध प्रवासियों की पहचान कैसे करेगा? सरकार को डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है और डिपोर्ट की नीति अपनानी थी।
असम की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। असम की भाषा, संस्कृति, सामाजिक पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय। आर्थिक विकास, असम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजनाओं का वादा भी किया था। सीमा सुरक्षा, जैसे बांग्लादेश के साथ सीमा पर कड़ी निगरानी और बड़ा मतलब बाड़ यानी फेंसिंग, बाड़ सॉरी बड़ा बोल रहा हूँ, बाड़ लगाने का निर्णय किया था। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होता है, तो समझौते के बाद जो हुआ ना परिणाम, असम आंदोलन समाप्त हो गया था। आंदोलन के नेताओं ने राजनीतिक दल बनाया जिसको असोम गण परिषद, और 1985 के चुनाव में सरकार बनाई। वर्तमान में महत्व ये है कि असम समझौता आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी इसी कट ऑफ तिथि पर आधारित होती है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 के कारण असम में नया विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट की कट ऑफ जो है तिथि क्या रख दिया गया 2014। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2014। और यहाँ पे माना गया था कि जो भी आपका जो 25 मार्च 1971 के बाद जो भी यहाँ पे आएंगे उनको क्या होगा कि अवैध माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विवाद का कारण बनता है। अब हमारा देखते हैं जो मुद्दे पे आते हैं, देखिए क्या है कि विदेशी घोषित किए जाने की प्रक्रिया से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं, दीपाली के बारे में। तो दीपाली के बारे में ही पूरा पढ़ना है हम लोग को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग तो जान गए हैं कि क्या मुद्दा था। देखिए क्या है, दीपाली दास की पृष्ठभूमि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इनको मिला। ठीक है, देखिए जन्म इनका सिलहट में हुआ, सिलहट में जो बांग्लादेश में पड़ता है। भारत में प्रवेश ये 1980 के दशक में किए थे। ठीक है, कारण क्या था, धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए। बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता के प्रमाण न होने के कारण विदेशी घोषित कर दिया गया था। उनके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं था तो उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया था। और क्या किया गया, देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, विदेशी घोषित किए जाने की प्रक्रिया क्या रहा, तो ये देखिए असम में नागरिकता विवादों का निपटारा विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है। जो विदेशी न्यायाधिकरण है ना, ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल, उसके द्वारा किया जाता है। यह कार्य करता है फॉरेन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन ट्रिब्यूनल ने 2019 में दीपाली दास को अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र ही नहीं था। 1980 के दशक में आए थे तो उनके पास नहीं बना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये किया गया। उनको फिर कहाँ डाल दिया गया, डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा। ट्रिब्यूनल का फैसला के बाद उन्होंने सिलचर के डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। अवधि क्या था, मई 2019 से 2021 तक उनको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा था। बाद में उनका नाम मतदाता सूची से भी हटा दिया गया था। मतदाता सूची में उनका नाम तो था लेकिन जो प्रमाणीकरण होता है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनको अवैध घोषित किया गया था। अब क्या है, असम समझौता और कट ऑफ जो तिथि था क्या था आपका, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। असम अकॉर्ड 1985 के अनुसार क्या है कि 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तिथि माना गया। इसके बाद आए लोग विदेशी माने जा सकते हैं, लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इस नियम के बदलाव कर दिए। क्या नियम में बदलाव किया कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए, यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उनको क्या है, आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। दीपाली दास ने 12 फरवरी 2025 को सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत आवेदन एप्लीकेशन दायर किया। ठीक है, और असम में डिटेंशन सेंटर पहले असम में 6 था सेंटर था, उसके बाद जो वो दायर किया उसके बाद उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो है एक बड़ा केंद्र मौजूद हो गया है, स्थान जो है मैतई। ठीक है, मैतई में क्षमता लगभग 3000 लोगों को ये रख सकता है। इस मामले का महत्व क्या है, तो हम लोग महत्व देख लेते हैं। ठीक है, महत्व ये है ना कि यह मामला कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वास्तविक क्रियान्वयन का पहला उदाहरण ये माना जा सकता है। ठीक है, डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद नागरिकता मिलने का पहला मामला ये आया है। असम में नागरिकता विवाद पर नई बहस शुरू हो गया है। ठीक है, अब हमारे लिए एमसीक्यू है। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है, देखिए कि असम अकॉर्ड 1985 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह समझौता भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के
बीच हुआ था। तो बिल्कुल ये भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच ही हुआ था। दूसरा क्या कह रहा है कि यह इसमें अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। इस समझौता के बाद असम गण परिषद का गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि असम अकॉर्ड 1985 के अनुसार 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम में आए लोगों के साथ क्या प्रावधान था। तो जो 1 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1971 के बीच जो आते थे ना, उन्हें नागरिकता तो दिया जाएगा लेकिन 10 वर्ष तक मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असम अकॉर्ड 1985 के लिए जिम्मेदार था। तो वो कौन था, असम मूवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम मूवमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि असम अकॉर्ड 1985 पर हस्ताक्षर किनके बीच हुआ। तो भारत सरकार, ऑल असम इंडियन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गाना परिषद संग्राम परिषद के बीच में हुआ था। तो 1, 2, 3 तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश इसके अंतर्गत आता है। तो अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, लेकिन श्रीलंका नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अगले प्रश्न, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास की अवधि कितना हो गया। तो 11 से आपका 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2019 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, लेकिन मुस्लिम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा आंसर। अब है नेक्स्ट मुद्दा, देखिए आते हैं क्या है। देखिए क्या है खबर, हाल ही में क्या है, सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसको सेरा बोला जाता है, द्वारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के डेटा के आधार पर एक विश्लेषण जारी किया है। क्या जारी किया है, इसका मुख्य निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। कहा है कि भारत के 238 शहरों में से 204 शहरों में पीएम यानी पार्टिकल पार्टिकल मैटर जो है आपका, पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 जो है का स्तर राष्ट्रीय मानक से अधिक माना गया है। ठीक है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है उससे अधिक पाया गया है। यह डेटा 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 के बीच है, यानी लेटेस्ट डेटा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, यानी 238 शहरों में 204 शहरों में सबसे अधिक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपका अधिक पाया गया है। ये देखते हैं पीएम 2.5 है क्या, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, पीएम 2.5 जो है अत्यंत सूक्ष्म कण है, यानी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनका व्यास 2.5 से माइक्रोमीटर, ठीक है, देखिए माइक्रोमीटर या उससे भी कम, इसी को कहा जाता है पीएम 2.5। विशेषता क्या है, तो ये फेफड़ों और रक्त में प्रवेश कर सकते हैं, रक्त तक प्रवेश कर सकता है। सोच लीजिए, गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा करती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं। देखिए भारत के जो सबसे प्रदूषित शहर है ना, वो हम लोग देखते हैं 2000 विंटर 2025-26 में कौन कौन है। तो रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित जो शहर है वो गाजियाबाद आता है। देखिए गाजियाबाद में जो दर्ज किया गया है 172 म्यूजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, सोच लिए प्रति मीटर क्यूब है, दायर किया गया है। नोएडा में आपका, नोएडा सेकंड नंबर पे आता है 166। ठीक है, दिल्ली में आपको 163, ग्रेटर नोएडा फिर उसके बाद आता है। देखिए आपका ग्रेटर नोएडा आता है, बहादुरगढ़ आता है, आपका धौरा धौरा हीरा आता है, गुरुग्राम आता है, भिवाड़ी आता है, चक्री धरी चरखी दादरी आता है, बागपत आता है। तो इनमें इन सब जो है कि कहीं ना कहीं बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। और इनमें से जो है आपका 4 शहर उत्तर प्रदेश का है और 4 शहर जो है हरियाणा का, एक दिल्ली है, एक राजस्थान का भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है वर्स्ट कंडीशन में है। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि प्रमुख महानगरों की स्थिति देख लीजिए। अब महानगरों में देखते हैं, तो जो शहर और पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 आपका स्तर दिल्ली आपका 163 म्यूजी आपका मीटर क्यूब। ठीक है,
ये है कोलकाता। सबसे ज़्यादा कहाँ है महानगरों में? दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, यानी पार्टिकुलेट मैटर है। कोलकाता उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आपका हमारा मुंबई आता है, ठीक है? और फोर्थ पे चेन्नई आता है। फिफ्थ पे आपका कौन आता है? आपका बेंगलुरु आता है, ठीक है? तो बेंगलुरु राष्ट्रीय मानक से थोड़ा नीचे रहा है, लेकिन अच्छा है, ठीक है? ये इनका भी स्थिति कहीं न कहीं खराब है, ओके? लेकिन ये कंडीशन सही कर सकते हैं। देखिए, मानक जो है स्टैंडर्ड क्या है आपका? तो भारत का जो मानक है ना, वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। क्या है ये? तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो सीमा ये निर्धारित किया है, 40 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब किया है। जो डब्ल्यूएचओ का जो मानक है, वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पीएम 2.5 की सीमा 5 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब है, सोच लीजिए। लेकिन भारत में आपका कितना है? 40 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोई भी शहर डब्ल्यूएचओ के मानक पूरा नहीं करता है, ठीक है? भारत तो ये अपना बनाया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोई भी शहर है ही नहीं जो शुद्ध वातावरण है, ठीक है? सबसे जो स्वच्छ शहर जो माना गया इसमें, ये रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है कर्नाटक के चामराजनगर है, ठीक है? चामराजनगर है, ओके? प्रदूषण के मुख्य कारण हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, भारत में जो पीएम 2.5 बढ़ने का प्रमुख कारण ये है कि वाहनों से उत्सर्जन, आपका जो गाड़ियों से, उद्योगों से, निर्माण कार्यों से, पराली जलाने से, सर्दियों में तापमान का उल्टा यानी टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहीं न कहीं इसका कारक बनता है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सेरा क्या है, ठीक है? तो सेरा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अब। पूरे मुद्दे हम लोग पढ़ लिए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी। देखिए, एक चीज़ आप जानिएगा, सबसे स्वच्छ शहर का नाम आप लोग ज़रूर जानिएगा, ठीक है? जो सबसे स्वच्छ शहर है ना, चामराजनगर कर्नाटक का, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और सबसे वर्स्ट आपका कौन है? आपका गाज़ियाबाद। तो ये याद रखिएगा। और दिल्ली महानगरों में सबसे वर्स्ट है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? शेरा के बारे में जानते हैं, तो ये क्या है? देखिए, फुल फॉर्म इसका जानते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ओके? तो शेरा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन है जो वायु प्रदूषण, ऊर्जा नीति और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर शोध और विश्लेषण करता है। किस किस पे? तो वायु प्रदूषण पे, ऊर्जा नीति पे, जलवायु परिवर्तन पे, और आपका इससे जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर शोध करता है और विश्लेषण करता है। स्थापना इसका 2019 में किया गया है, यानी लेटेस्ट ही है अभी। और मुख्यालय कहाँ है? हेलेंस्की आपका फिनलैंड में है, ठीक है? यह संगठन, ये यूएनए का संगठन नहीं है, ये आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन और का संगठन नहीं है। यह संगठन विभिन्न देशों में ऊर्जा उपयोग, प्रदूषण, जलवायु प्रभावों का डेटा आधारित अध्ययन करता है। सेरा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना, स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, और फॉसिल फ्यूल जो होता है, जिस जीवाश्म ईंधनों के प्रभावों का अध्ययन करना। सरकारों और नीति निर्माताओं को वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो सेरा का जो निम्न कार्य क्षेत्र शोध करता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, ऊर्जा नीति हो गया, कोयला और जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज होता है उस पर ये शोध करता है। भारत में इसकी भूमिका, तो सेरा भारत में अक्सर रिपोर्ट जारी करता है, जैसे आपका वायु गुणवत्ता और प्रदूषण पर अध्ययन, कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है उनके उत्सर्जन का विश्लेषण करता है, शहरी प्रदूषण के रुझान जारी करता है, जो अभी जारी किया है। ये रिपोर्ट अक्सर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा पर आधारित होता है, ठीक है? अब हमारे लिए सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? तो भारत की प्रमुख वैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, ये संवैधानिक नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुअरी बॉडी है जो देश में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये किसके लिए कार्य करती है? तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ठीक है? और स्थापना का आधार क्या था? तो देखिए, ये एक्ट के द्वारा किया गया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत आपका इसकी स्थापना हुआ है।
और बाद में इसे अतिरिक्त शक्तियाँ भी दी गई हैं। कौन-कौन शक्ति दी गया है? तो देखिए आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी इनकी शक्तियों में आता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्या है प्रशासनिक नियंत्रण? तो प्रशासनिक नियंत्रण जो है सीपीसीबी का कार्य आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन है, यानी आपका एमओएफ ट्रिपल सी, ठीक है, इसके अधीन ये कार्य करता है। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ है, ये याद रखिएगा, आपका हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। और सीपीसीबी का मुख्य कार्य क्या है? जलवायु और वायु प्रदूषण की निगरानी करना, राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों का निर्धारण करना, राज्यों के प्रदूषण और नियंत्रण बोर्डों का समन्वय करना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी सलाह भी देता है और पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी और रिपोर्ट जारी भी करता है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये चलाया गया है, देखिए इसके द्वारा नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया है। देश के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी इसी द्वारा किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है ये। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत में एक क्यूआई प्रणाली जारी करता है, ठीक है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तय करता है, ठीक है, ये तय करता है, इसका काम है तय करना। और राज्य स्तर की संस्थाएं भी इससे जुड़ी है, जो आपके कंट्रोल जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना उसके साथ काम करता है, जैसे आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम करता है, ठीक है, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी काम करता है, तो ये कहीं कहीं सब आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका एमसीक्यू हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो अभी हम लोग देखे हैं कौन सा, वाटर, वाटर याद रखिएगा। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत ये स्थापना हुआ है। कब? 1974 में। इसके मुख्यालय आपका कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और इनकी जो अतिरिक्त शक्तियाँ मिला है ये आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और फिर आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका एक से मिला, ठीक है, तो ये 1986 से मिला। ओके, अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य है, ठीक है। तो वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करना बिल्कुल सही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का समन्वय करना बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक तय करना, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 किस्में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, तो डी हमारे लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, यानी सेरा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह ऊर्जा और वायु प्रदूषण पर डेटा आधारित शोध करता है, बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक एजेंसी है, बिल्कुल नहीं। यह जीवाश्म ईंधन के प्रभावों का विश्लेषण करता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। अगले प्रश्न पे, अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला मुद्दा हमारा देखिए, कह रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत उर्वरक विभाग ने, जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा है कि आगामी जो खरीफ सीजन होने वाला है हमारा, उसके लिए उर्वरक पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह बयान उस समय आया जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट 2024-25 और वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण प्राकृतिक गैस आपूर्ति में कमी की आशंका जताई जा रही थी। मुद्दा क्या है? तो खरीफ सीजन जो है अप्रैल से शुरू होता है, के लिए उर्वरकों की मांग बढ़ती है। उर्वरक उत्पादन में प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वैश्विक संघर्षों के कारण गैस आपूर्ति लगभग में 40 से 60% गिरावट की आशंका जताई गई है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृषि और किसानों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उर्वरक उद्योग के लिए गैस आपूर्ति राष्ट्रीय
प्राथमिकता है। तो ये कहीं न कहीं सरकार का आगे। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो ना मुद्दा कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन ये उर्वरक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? क्या होता है फर्टिलाइज़र? देखिए उर्वरक एक ऐसे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होता है जो मिट्टी में पौधे के लिए आवश्यक पोषक जो तत्व होते हैं वो प्रदान करता है और फसल उत्पादन बढ़ाता है। तो उसे ही क्या कहा जाएगा, आपका फर्टिलाइज़र कहा जाएगा, ठीक है? उर्वरक के प्रकार देखते हैं, तो उर्वरक का जो पहला प्रकार होता है नाइट्रोजन उर्वरक, यानी नाइट्रोजन्स फर्टिलाइज़र्स। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, आपका नाइट्रोजन उर्वरक है। और ये कार्य क्या करता है, तो पौधे की वृद्धि और हरी पत्तियों के विकास में मदद करता है यूरिया और अमोनियम सल्फेट, जिसको नाइट्रोजन उर्वरक कहा जाता है। दूसरा हमारा क्या है, आपका फॉस्फेट, ठीक है? फॉस्फेट उर्वरक यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। उदाहरण के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट जो डीएपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी कहा जाता है। ये आपका क्या है, फॉस्फेट उर्वरक है। ये क्या करता है, जड़ों का विकास करता है और फूल और फल बनने में ये सहायता करता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट करता है, ठीक है? यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जड़ों को विकास करता है, फूल को। तीसरा क्या होता है हमारा, देखिए तीसरा जो होता है ना, पोटाश उर्वरक यानी पोटासिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, एमओपी। कार्य क्या करता है, पौधों की रोग का जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो पौधे में रोग लगता है ना, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ाता है, यानी रोग को रोकने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए रोगों से। मिश्रित उर्वरक भी होता है, जैसे उदाहरण के लिए एनपीके फर्टिलाइजर। इसमें 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, तीनों का ये पोषक तत्व या एनपीके कहलाता है, ठीक है? अब है भारत में उर्वरक की नीतियाँ क्या है, ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो भारत में जो उर्वरक की नीतियाँ हैं ना, वो देखिए क्या है कि न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी एनवीएस आपका सब्सिडी स्कीम चलाया गया है। कब ये चलाया गया था? 2010 में। इसमें क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम और सल्फर के आधार पर सब्सिडी दिया जाएगा। नीम कोटेड यूरिया भी बहुत चर्चा में था बहुत पहले, ठीक है? तो ये आपका साइंस टेक में भी आपको पढ़ना है, ठीक है? नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी जो है, यूरिया की बर्बादी और कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया था, ठीक है? और भारत में प्रमुख उर्वरक जो संस्थान है कहाँ-कहाँ हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये प्रमुख संस्थान माने जाते हैं। ओके। उर्वरक भंडार की स्थिति देख लीजिए इंडिया के पास। तो सरकार के अनुसार उर्वरकों का भंडार काफ़ी मजबूत है। वर्ष और कुल उर्वरक भंडार देखिए 6 मार्च 2025 तक आपका 129.85 एलएमटी मीट्रिक टन है, ठीक है? और वर्तमान 2026 में 177 है, तो कहीं न कहीं ये लगभग 36% की वृद्धि दर्ज की है। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो खरीफ फसल है उसके लिए अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है? प्रमुख उर्वरकों का भंडार डीएपी, आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट, वर्तमान स्टॉक 25 पॉइंट आपका 13 एलएमटी यानी मीट्रिक टन है। फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ओके। और एनपी के उर्वरक यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम जो है फर्टिलाइजर 55.87 है, ठीक है, वर्तमान में। एनपीके में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम जो आता है, ये आपका होता है। नाइट्रोजन आपका पौधे में वृद्धि करता है, जड़ का विकास फास्फोरस करता है, और आपको पोटेशियम जो करता है, रोग प्रतिरोध और गुणवत्ता में सुधार करता है। सरकार की रणनीति क्या है? तो देखिए सरकार ने 2 प्रमुख रणनीति अपनाया है। कौन-कौन? तो पहला तो अपनाया है एडवांस स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है? यानी क्या कहा है कि पहले ये एडवांस में ही स्टॉक करके रखेगा, पहले से बड़े पैमाने में उर्वरक भंडारण करेगा। लीन कंजप्शन फेज का उपयोग करेगा, यानी कम मांग के समय अधिक उत्पादन एवं स्टॉक रखेगा ये, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, हमारा एमसीक्यू है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो आपका कौन करेगा? आपका यूरिया करेगा, ठीक है? यूरिया करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि डाई अमोनियम फॉस्फेट एक नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त उर्वरक है। तो क्या ये डाई अमोनियम फॉस्फेट एक उर्वरक है, ठीक है?
एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2-3 सही है। अब अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं, जो आज का हमारा अगला मुद्दा है। क्या बोल रहा है, देखिए क्या घटना घटी है। ये हाल ही में क्या हुआ है, इंडियन एयरफोर्स जो है आईएफए यानी इंडियन एयरफोर्स का सुखोई जो है Su-30 MK-1 लड़ाकू विमान असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ प्रशिक्षण कर रहा था। उसी मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी दुर्घटना में 2 पायलटों की मृत्यु हो गई। तो घटना का विवरण देख लेते हैं। विमान ने उड़ान भरी थी जोरहट से यानी असम में ही स्थित है आपका इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस से, और मिशन था कि रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी यानी प्रशिक्षण उड़ान करना। दुर्घटना स्थान जो है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। दूरी जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। दुर्घटना में शहीद हुए पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेशर दुरागाकर हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी मौत हो गई है और ये शहीद हो चुके हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश जो है आपका इंडियन एयरफोर्स ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जांच आदेश यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दिया गया है। ठीक है, आदेश दिया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सुखोई Su जो 30 MK-1 है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों देखते हैं। ये क्या है, भारत का एक ट्विन इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। या सुपरसोनिक यानी मतलब क्या है कि आपका जो इसकी गति लगभग आपका 1 मैक से अधिक हो, या देखिए इसका गति मैक 2, 1 मैक 2, 2 मैक है। ठीक है, जो मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। विकास और निर्माण इसका तो मूल डिजाइन जो है सुखोई रूस से लिया गया था, लेकिन अब इसका भारत में निर्माण होता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और MK-1 का अर्थ है कि मॉडर्नाइजेरोवियनी कॉमर्सिकी इंडिसिकी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भारत के लिए विशेष रूप से आधुनिक संस्करण इसका मतलब होता है। जो ये होता है आपका रूसी वर्ड है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ओके, प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये देख लीजिए। ट्विन इंजन फाइटर जेट है, अधिकतम गति आपका 2 मैक्स है, और लंबी दूरी मारक क्षमता है इसमें। सुपर मैन्यूवरबिलिटी है, यानी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन भी इसमें लगाया गया है। ओके, हथियार प्रणाली क्या क्या ले जा सकता है, तो देखिए ये क्या ले जा सकता है। आपका हवा से हवा मिसाइल ले जा सकता है, हवा से जमीन वाला मिसाइल ले सकता है, प्रिसीजन गाइडेड बम ले जा सकता है, क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। इसमें भारत द्वारा विकसित जो है ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाया जा सकता है। तो कितना है ये मतलब महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अब इसका रणनीतिक महत्व देखते हैं। तो यह विमान भारत की एयर सुपरियोरिटी और डीप स्ट्राइक क्षमता को का प्रमुख एक आधार माना जाता है। और मुख्य जो ये भूमिका निभाता है ना, तो सीमा सुरक्षा में, लंबी दूरी मार्ग स्ट्राइक में और समुद्री मिशन में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका MCQ देख लेते हैं। तो देखिए क्या है MCQ कि सुखोई जो है आपका Su-30 MK-1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या कथन बोल रहा है कि यह एक ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन जो है भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को एकीकृत किया गया है, नहीं एकीकृत किया जा सकता है, किया नहीं गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2। अगले देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या। अगला प्रश्न देखिए, सुखोई जो 30 MK-1 है वो उस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान है। ठीक है, बिल्कुल यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान है। भारत में इसका उत्पादन आपका HAL द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। यह केवल हवा से हवा मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब ये जो है ये मुद्दा जो है आपके लिए क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। थोड़ा क्या मतलब राजनीतिक का क्या मतलब इतिहास होता है। तो ये नए नए इतिहास अभी जुड़े हैं,
जो बिहार के राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली सिर्फ इसका ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने से क्या होगा ना कि आपका जो सोचने का थिंकिंग पावर है, किसी पॉलिटिकल के रूप में जानने का जो थिंकिंग पावर है, वो आप लोग का डेवलप होगा। और इससे एक मैं मेंस का क्वेश्चंस लगाया हूँ, इसी पे आधारित है, ठीक है? तो ये आप ये लिखिएगा जरूर, क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं तभी मैं लगाया हूँ। देखिए क्या है खबर, बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर राज्यसभा जाने वाले हैं, ठीक है? कल उन्होंने क्या किया है कि आप राज्यसभा का लिए नामांकन किए हैं। उनका राजनीतिक जीवन 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जब वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी जेपी आंदोलन जिसको कहा जाता था। विश्लेषण के अनुसार उनका राजनीतिक चरण समाप्त होना बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। जेपी आंदोलन और बिहार की राजनीति जो है कब देखते हैं, 1970 के दशक में जेपी मूवमेंट बिहार के राजनीतिक में एक बड़ा मोड़ था, ठीक है? ये बहुत बड़ा मोड़ था, ठीक है? इसके प्रमुख प्रभाव क्या थे कि कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना। सोचिए, कांग्रेस के लिए ये शुरुआत हुआ और खत्म किसने किया? खत्म किसके द्वारा हो गया? आपका बीजेपी के द्वारा हो गया। तो कहीं न कहीं ये आपके मुद्दा आप समझ में जाइएगा जब पूरा पढ़े। देखिए क्या था कि ओबीसी राजनीति का इससे उदय हुआ था। 2 राजनीतिक धाराओं का मिलन हुआ था। एक था संघ परिवार और दूसरा था जनता परिवार, ठीक है? इस आंदोलन ने सामाजिक न्याय की राजनीति को क्या दिया था? मजबूत किया था। राजनीति को मजबूत किया था आपका सामाजिक न्याय के राजनीति को। अब यह क्या था कि बिहार में ओबीसी राजनीतिक ये लाया था। बिहार में ओबीसी राजनीति का नेतृत्व मुख्यतः 3 जातियों ने किया था। कौन-कौन? यादव, ठीक है? दूसरा कुर्मी और थर्ड आपका कोयरी, ठीक है? लालू प्रसाद यादव ने यादव मुस्लिम गठबंधन बनाकर मजबूत राजनीतिक आधार बनाया, और नीतीश कुमार जी को ने कुर्मी समुदाय ने बाद में गैर जो यादव ओबीसी थे और दलितों को अपने साथ जोड़ा था, ठीक है? अब जनता परिवार का उदय और पतन कैसे हुआ? तो देखिए जनता परिवार, जेपी आंदोलन के बाद जनता परिवार कई दलों में बँट गया। जैसे महत्वपूर्ण घटनाएँ 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का अपना पार्टी बना लिया। बाद में यही बदलकर जनता दल यूनाइटेड बनी। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व लालू यादव ने किया। समय के साथ जनता परिवार कमज़ोर होता गया। ओके? अब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति जो थोड़ा देख लेते हैं। तो मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति था, उत्तर भारत की राजनीति अक्सर 2 विचारों में देखी जाती है। तो इससे क्या है कि आपको विचारधारा जो समझ में आ रहा है कि जो उत्तर भारत की जो राजनीति है ना, वो मंडल प्लस कमंडल जो है ये कहीं न कहीं व्यायाम करता है, जैसे यूपी में भी यही चलता है, ठीक है? तो मंडल राजनीति क्या है? सामाजिक न्याय की बात करता है। ओबीसी की प्रतिनिधित्व का बात करता है। मंडल योग की सिफारिश के अनुसार ही ओबीसी को मिला था आपका क्या मिला था? आपका आरक्षण मिला था। कमंडल राजनीति जो बोला जाता है, हिंदुत्व और हिंदू की एकता की राजनीति करता है। इसका प्रतिनिधित्व मुख्यतः आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? अब क्या है, नरेंद्र मोदी जी के बाद नई राजनीति आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ओबीसी राजनीति को भी अपने साथ जोड़ लिया। जातीय प्रतिस्पर्धा अब पार्टी के भीतर होने लगी। इससे क्या है, मंडल बनाम कमंडल का प्रारंभिक संघर्ष कमजोर होता गया। ओके, बिहार में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई देखिए, जैसे आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो घटना हुई ना कि राम जन्मभूमि आंदोलन आया। भागलपुर जो आपका रियोट्स मतलब जो घटना हुआ था, ये आपका 1989 में वो घटना घटी। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का घटना है। यही सब जो घटना हुआ था ना, इन घटनाओं के बाद उच्च जातियों का समर्थन भाजपा की ओर आ गया। मुसलमान और दलित जो आरजेडी की तरफ चले गए, ठीक है। इन सब घटनाओं के बाद उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति है, ये हम लोग देखते हैं। आज का जो राजनीतिक स्थिति है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है हमारा जो आज का राजनीति, कि आज स्थिति यह है कि भाजपा बिहार में मजबूत स्थिति में है। ओबीसी नेतृत्व को भी भाजपा आगे बढ़ा रही है। जनता परिवार की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे
समाप्त होती रही है, ठीक है, हो रही है। ये हम लोग को मुद्दा जानना था और प्लीज़ आप लोग इसका एक मेंस का क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चंस है कि आपका उत्तर भारत की राजनीतिक में मंडल और कमंडल की राजनीतिक में का विकास तथा वर्तमान समय में इसके बदलते स्वरूप को आप विश्लेषण कीजिए और 150 वर्डों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर लिखिएगा और कहाँ आपको करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो हमारे टेलीग्राम लिंक ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे अपना ये भेज दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। और ये इसका एमसीक्यू भी लगा रखा है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन 1970 के दशक में बिहार से शुरू हुआ जिसने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी जेपी आंदोलन था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर में बनिए, आप जुड़िए, आपको 4 जो फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं उनमें आपको रफ्स अकेडमी की तरफ से छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।